गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि हमने आपको पिछले वाले वीडियो में जो है कल्पना चिंतन के बारे में हमने आपको समझाया था कि कल्पना क्या है। इसे बताया था कि कल्पना परोक्ष वस्तुओं के बारे में चिंतन करना ही हमारा कल्पना कहलाता है। उसी तरह हमने चिंतन के बारे में बताया, किसी समस्या का समाधान करने में चिंतन का विशेष योगदान होता है। उसी प्रकार हमारा एक छोटा सा टॉपिक है तर्क। तर्क भी इसी प्रकार से जो है समस्या के ही प्रति अपने जो है समाधान करने के लिए तर्क का भी प्रयोग जीवन में मनुष्य जो है बार बार करते हैं। जैसे किसी भी प्राणी, किसी भी मनुष्य के सामने कोई एक समस्या आ जाता है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए तत्कालिक जो भी फैसला लेना पड़ता है तो तर्क के माध्यम से जो है व्यक्ति कोई समस्या का समाधान कर सकता है। तो आज हम जो है तर्क के टॉपिक पर बात करेंगे कि तर्क है क्या, इसी के बारे में आपको जो है हम बताएंगे। तर्क एक अभिव्यक्ति क्रिया है। तर्क क्या है? एक अभिव्यक्ति क्रिया है जिसका मतलब प्रकटकरण करना या प्रकट करना सामान्यकरण से देखा जाता है तो समस्या समाधान व्यवहार से होता है। जब यह एक अभिव्यक्ति क्रिया हो गई, क्योंकि ये क्रिया कोई दूसरा नहीं कर सकता। जब मेरे समक्ष कोई समस्या आती है तो उस समस्या के समाधान के लिए एक व्यक्ति ही जो है समाधान करने के लिए तर्क का प्रयोग अपने जीवन में कर सकता है और कोई दूसरा नहीं, हम स्वयं कर सकते हैं। तर्क के द्वारा समस्या के प्रति क्या होती है? रुचि जागृत होती है। जब हमारे सामने हमारे समक्ष कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम क्या करते हैं? तर्क का प्रयोग करते हैं। और तर्क का प्रयोग जब करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं हमारे अंदर एक रुचि उत्पन्न होती है उसके प्रति कि किस माध्यम से, किस तर्क के माध्यम से जो है हम इस समस्या का हल कर सकते हैं। सरल से सरल तर्क लगाते हैं या पूर्व अनुभवों के आधार पर हम तर्क की समस्या का समाधान करते हैं। दूसरी चीज, और समस्या के समाधान के साथ ही जब हमारी कोई समस्या का समाधान हो जाता है तो समस्या के समाधान के साथ साथ हमारी रुचि और तर्क ये दोनों एक साथ समाप्त हो जाते हैं। जब समस्या ही नहीं होगा तो हम तर्क किस पर करेंगे, या इसके समाधान, समस्या नहीं होगा तो हम समाधान कैसे करेंगे? समस्या होगी तभी समाधान करेंगे, और जब समस्या आएगी तभी हमारे अंदर तर्क का जो है तर्क उत्पन्न होगा। जब तर्क उत्पन्न होगा तो रुचि जागृत होगी। जब रुचि जागृत होगी तो हम, जाहिर सी बात है कि समस्या का समाधान करने में सफल होंगे, और समस्या का समाधान जब करेंगे तब हमारे अंदर समाधान जब खत्म हो जाता है तब उस जगह तर्क और रुचि ये दोनों ही एक साथ समाप्त हो जाती है। और सामान्य जीवन में तर्क शक्ति का प्रयोग स्वाभाविक रूप से होता रहता है। बिल्कुल सही बात है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो जीवन में हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी समय उनके सामने कोई न कोई समस्या आकर खड़ा ही हो जाता है, जो कि उनके जीवन में तर्क का उपयोग करना ही पड़ता है। हमारे जीवन में, सामान्य जीवन में तर्क का उपयोग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आज नहीं कल तो कोई न कोई समस्या हमारे सामने आएगा ही। तो इसका जो है मानव जो है अपने जीवन में तर्क का उपयोग करता रहता है, किस ढंग से हम समस्या का समाधान कर पाते हैं। इसलिए इसे उच्च मानसिक क्रिया भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? उच्च मानसिक क्रिया, क्योंकि ये मानसिकता के आधार पर ही किसी समस्या का समाधान करने में हम सफल होते हैं। तो ये क्रिया क्या है? ये एक ऐसी क्रिया है, इसको
उच्च क्रिया का नाम दिया गया कि ये मानसिक उच्च क्रिया है, क्योंकि यह अपने व्यक्तिगत द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है या खुद के तर्क के द्वारा समाधान किया जाता है, इसलिए इसे उच्च मानसिक क्रिया भी कहा जाता है। और जो है परीक्षा के समय तर्क के द्वारा, जैसे हम मान लेते हैं कोई उदाहरण आपको देते हैं, कोई उदाहरण ले लीजिए, आपके सामने एक उदाहरण देते हैं। जैसे हमारे समय परीक्षा हो रहा है, परीक्षा के समय हमारे सामने कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है, बहुविकल्पी प्रश्न है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकते हैं, उसको क्या करते हैं, उस प्रश्न का जो उत्तर हमें देना होता है, मैं तर्क के माध्यम से सही उत्तरों का चयन करके उस पर जो है हम टिक करते हैं। इस वजह से जो है तर्क द्वारा दिया गया जो उत्तर होता है वह स्पष्ट होता है, सही होता है। इसलिए हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में तर्क का हर समय कहीं न कहीं समस्या के समाधान के लिए उपयोग करते हैं। अतः हम कह सकते हैं तर्क को अगर संक्षेप में हमें लिखना हुआ, संक्षेप में ये कहना हुआ कि तर्क क्या है, तो मैं सीधे से कह सकती हूँ कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना ही हमारा क्या है, तर्क कहलाता है। अतः जो है कई मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में अपना जो है मत प्रस्तुत किया है, परिभाषा दिया है इसके बारे में कि तर्क क्या है, या तर्क को जैसे मान लीजिए एक छोटे से कोई अगर आपको उदाहरण में पूछना चाहता है कि आप तर्क क्या समझते हैं, तर्क क्या है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि तर्क वह प्रक्रिया है जो उपस्थित समस्या के लिए उपयुक्त हल प्रस्तुत करने में हमारी सहायता करता है। सीधे से लिख दो। अतः तर्क वह प्रक्रिया है जो समस्या हल करने में सहायता प्रदान करता है। सीधे से तर्क वह प्रक्रिया जो समस्या हल करने में सहायता प्रदान करता है या समस्या हल करने में सहयोग प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है, तो हम तर्क को इस माध्यम से जो है अभिव्यक्त कर सकते हैं। फिर आता है कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार तर्क को परिभाषित किया है कि तर्क क्या हो सकता है, अपने शब्दों में उसके बारे में अर्थ बताया है। जैसे हम ले लेते हैं गैरेट को। गैरेट ये एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने तर्क के बारे में समझाया था। इन्होंने कहा था अपने शब्दों में, मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य, इन्होंने कहा था मन में किसी उद्देश्य एवं मन में
किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य की क्रमानुसार मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य की क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क कहलाता है। मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य की क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क कहलाता है। क्रमानुसार मतलब लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना हमारा क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। जब हम मन में, इनके कहने का उद्देश्य यह है, इनके कहने के मतलब यह निकल कर आता है, जब हम किसी समस्या के प्रति लक्ष्य और उद्देश्य बना लेते हैं तो उस समस्या के हम एक चरण को क्रमानुसार जब उस पर चिंतन करते हैं और उस चिंतन में कहीं न कहीं हमें तर्क के माध्यम से उस समस्या का हल निकालना पड़ता है, तो उसे हम तर्क करते हैं। चिंतन करने के बाद ही हमारे पास तर्क आता है। ठीक, चिंतन करना ही हमारा तर्क कहलाता है। अब हम ले लेते हैं जैसे उडवर्थ ने क्या कहा है? उडवर्थ ने कहा है कि तर्क में तथ्य एवं सिद्धांतों को जो स्मृति या वर्तमान निरीक्षण द्वारा प्राप्त होता है वह हमारा जो है तर्क कहलाता है। परस्पर जो हमें मिलाया जाता है या इस परीक्षण करने पर जो भी हमें जो है समाधान में जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, उद्देश्य या लक्ष्य, वो हमारा क्या कहलाता है? तर्क के माध्यम से ही हम किसी उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे तर्क की विशेषता। तर्क की विशेषता तर्क की विशेषताएं। तर्क की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इसकी क्या क्या विशेषता हो सकती है, किन किन विशेषताओं के माध्यम से हम तर्क का अनुभव अपने जीवन में मतलब कर सकते हैं। तो हमारे मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित तर्क बताए हैं। इसके कई मनोवैज्ञानिकों के परिभाषाओं का विश्लेषण करने के बाद जो उन्हें तर्क के माध्यम से प्राप्त हुआ वह तर्क की विशेषता को बताते हैं कि इन विशेषताओं के कारण हमें तर्क देखने को मिलता है। सबसे पहला तर्क हम देखेंगे निश्चित लक्ष्य। पहला तर्क क्या है? निश्चित
निश्चित लक्ष्य। निश्चित लक्ष्य इसमें क्या है कि तर्क शक्ति का प्रारंभ लक्ष्य प्राप्ति के लिए होता है। मानव प्रगति का लक्ष्य तर्क पर निर्भर करता है। अतः चिंतन और तर्क के द्वारा ही किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है। कहने का मतलब है, जब हम किसी समस्या के प्रति समाधान को खोजते हैं तो सबसे पहले हमें यह तर्क की यह विशेषता होनी चाहिए कि उसमें हमें निश्चित लक्ष्य प्राप्ति हो, तभी हम जो है इसकी विशेषता कहलाए। जब हम किसी समस्या का समाधान करने में बिल्कुल सफल होंगे तो वो हमारी क्या होगी, एक निश्चित लक्ष्य होगा कि हमने जो लक्ष्य बनाया था, टारगेट बनाया था, उस टारगेट पर ही जो है हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हुआ। वो निश्चित ही किसी समस्या के समाधान के लिए मानव अपने लक्ष्यों को निर्धारित करता है जीवन में, तभी वह जो है तर्क को निश्चित कर पाता है। इस प्रकार जो है एक निश्चित लक्ष्य होना, यह हमारे तर्क की विशेषता कहलाती है। दूसरी विशेषता प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया में शिथिलता क्या है? प्रतिक्रिया में शिथिलता तर्क वह प्रक्रिया है, तर्क शक्ति का प्रारंभ प्रतिक्रिया की शिथिलता से होती है। ठीक, जब किसी व्यक्ति किसी समस्या के प्रति कार्य करना प्रारंभ करता है, उसमें थोड़ी सी व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति किसी कार्य को करने में असमर्थ होता है। पहले हम किसी समस्या का कोई चरण उठाते हैं तो उसमें हमें क्या प्राप्त होता है, थोड़ी सी शिथिलता प्राप्त होती है, उसमें असमर्थता हमें प्राप्त होती है प्रतिक्रिया करते समय। तो उस वजह से जो है वह विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता रहता है, लेकिन फिर भी समानता उसमें न मिलने पर शिथिलता या शिथिल हो जाता है व्यक्ति। जब हम किसी कार्य के प्रति, किसी समस्या के प्रति जो हम कार्य कर रहे होते हैं या जो प्रतिक्रियाएं चल रही होती हैं, उस प्रतिक्रियाओं में कहीं न कहीं हमें असमर्थता प्राप्त होने के बाद व्यक्ति के अंदर शिथिलता आ जाती है, क्योंकि वह असफल हो जाता है। जब हमारी प्रतिक्रिया किसी निश्चित लक्ष्य के प्राप्ति के लिए जो है सफल बनाने में तर्क हमारी विशेष सहयोग करता है, और ये चीज़ें नहीं हो पाती तो यह क्या होती है, शिथिल पड़ जाता है, शिथिल हो जाता है व्यक्ति, बिल्कुल अपने आप में असमर्थता महसूस करने लगता है। ये भी एक विशेषता के ही रूप में तर्क का जो है विशेषता कहलाती है। तीसरा है हमारा पूर्व ज्ञान। तीसरा हमारा क्या है, पूर्व ज्ञान है। तर्क में पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव तथा पूर्व अनुभूतियों का विश्लेषण किया जाता है। पूर्व ज्ञान, इसमें क्या आता है, पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव पूर्व अनुभूतियों का विश्लेषण
होता है तब किसी समस्या का समाधान करने में हमें विशेष सहयोग मिलता है या नवीन तरीकों से समस्या समाधान में नवीन तर्कों का जन्म होता है। क्या होता है? नवीन तर्कों का जन्म होता है। कहने का मतलब है कि जब इसकी विशेषता यह है कि पूर्व ज्ञान होगा आपके पास, पूर्व अनुभव होगा, मतलब पिछली जो अनुभव आप जो है घर परिवार या कई और घटनाओं से जो भी आप अनुभव प्राप्त किए हैं अपने जीवन में, या पूर्व ज्ञान जो परिवार से या आसपास के पड़ोस से आपको प्राप्त हुआ है, पूर्व अनुभूतियों मतलब जो भी चीज़ें आप अनुभूत किए हों अपने जीवन में, उसका विश्लेषण करते हुए आप में समस्या समाधान के में क्या होता है कि एक नवीन तर्कों का जन्म होता है। इसमें नवीन तर्कों का जन्म होता है। जब ये सारी चीज़ें मिलाकर हम इसका विश्लेषण कर देंगे तभी इसमें क्या होगा? नवीन तर्कों का एक जन्म हो जाता है। ओहो, तो अभी आपने देखा कि हम तर्क की विशेषताएं बता रहे हैं। तर्क की विशेषताओं में हमने निश्चित लक्ष्य को और प्रतिक्रिया और पूर्व अनुभव को बताएं। अब हम बताएंगे कारण की खोज। मतलब चौथा हमारा विशेषता क्या होती है? इसमें चौथा विशेषता हमारी होती है कारण की खोज। कारण की खोज इसमें क्या होता है कि जब तर्क में किसी घटना के कारण को खोजा जाता है, क्यों कैसे आज का प्रयोग किया जाता है, तो इससे यह होता है कि उनमें कारण और प्रभाव के बीच का संबंध देखा जाता है। जब हम किसी समस्या के प्रति समाधान को खोजते हैं, उसके कारण को जानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले क्यों और कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये क्यों और कैसे शब्द ही जो है कारण और प्रभाव को संबंध, एक दूसरे का संबंध जोड़ता है। जब हम कारण जान जाएंगे कि इन कारणों से समस्या उत्पन्न हुई है, तभी हम उस समस्या के पहले पहलू से लेकर अंतिम पहलू तक में हम इसके बीच का समाधान करने में सफल हो जाते हैं। फिर आता है सीखने की विधियों का उपयोग। पांचवा है हमारा सीखने की विधियों का उपयोग। सीखने की विधियों का उपयोग। ये भी एक तर्क की विशेषता है, जिसमें क्या होता है, तर्क में सीखने की विभिन्न विधियों का हम जीवन में प्रयोग करते हैं। जैसे क्या होता है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ये हमारे थार्नडाइक महोदय ने दिया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत,
अनुकरण विधि द्वारा, सहचार्य विधि द्वारा, अनुकरण द्वारा, सहचार्य विधि द्वारा और सूझ द्वारा जो है आदि, इनके सहायता से हमें तर्क में नवीन चीज़ों को खोजने में सहायता प्राप्त होती है। जैसे सूझ के द्वारा सूझबूझ का सिद्धांत हमने बताया था कि पहले हमारे कोहलर ने दिया था, कोहलर ने सूझबूझ का सिद्धांत दिया है। उनके कहने का मतलब ये है कि सूझ का जो सिद्धांत है वो कहने का उनका तात्पर्य यह था कि जब हमारे सामने समस्या आएगी तभी हम उसके सूझ के माध्यम से, तर्क के माध्यम से जो है उस समस्या का समाधान कर पाएंगे। उन्होंने सीखने की गति पर जो ध्यान दिया था और सिद्धांत को लागू किया था, उसमें सबसे पहले जो प्रयोग किया था चिंपांजी नामक बंदर पर कोहलर ने प्रयोग किया था और उस प्रयोग में उन्होंने एक बॉक्स रखा था। उस बॉक्स में जो है चिंपांजी बंदर को बंद करके उसमें 2-3 छड़ी रख दिए और सामने जो है फल रख दिया। जब चिंपांजी को भूख लगता है तो वो क्या करता है, सुल्तान नामक चिंपांजी था, तो उसे जब भूख लगी तो वो फल को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न मतलब बार बार उसे प्राप्त करने के लिए कोशिश करने लगा। तो अचानक जब उसे नहीं प्राप्त होता है, अचानक से उसके मन में एक सूझ आती है। सूझ क्या आती है कि समस्या होने के बाद सूझ आती है। एक छड़ी रखा होता है और छड़ी के माध्यम से उस वस्तु तक पहुंच जाता है। तो उसके कहने का मतलब है कि सूझ जो होती है वह तुरंत आती है और समस्या को समाधान करने में बिल्कुल सफल बनाती है। अब हमारा लास्ट है समस्या समाधान। हमारा लास्ट विशेषता क्या है? समस्या समाधान। समस्या समाधान। समस्या समाधान में क्या है? तर्क का प्रयोग समस्या समाधान के लिए किया जाता है। जब तक तर्क समस्याएं हैं, जब तक तर्क है तब तक समस्याएं हैं। तर्क समस्याएं खत्म हो जाती हैं तो तर्क भी खत्म हो जाता है। समस्याएं रहेंगी तभी हम तर्क का प्रयोग अपने जीवन में करेंगे। तो ये तो हमारी विशेषता थी। अब हम पढ़ेंगे तर्क के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? तर्क के प्रकार। तर्क के कितने प्रकार होते हैं? तर्कों के प्रकार। तर्कों के प्रकार। सबसे पहला तर्क हमारा क्या है? निगमनात्मक तर्क है। निगमनात्मक तर्क में हम पढ़ेंगे। और निगमनात्मक तर्क है, आगमनात्मक तर्क है, आलोचनात्मक तर्क कई है। मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रकार के तर्क बताए हैं। तो अगर महत्वपूर्ण देखा जाए तो 2 ही तर्क हम मानते हैं, निगमनात्मक तर्क और आगमनात्मक तर्क। तो सबसे पहले हम निगमनात्मक तर्क में पढ़ेंगे। आगमनात्मक तर्क। पहले हम निगमनात्मक तर्क में पढ़ेंगे, फिर हम आगमनात्मक तर्क में पढ़ेंगे। इसमें क्या है? निगमनात्मक तर्क का आशय उस तर्क के वाक्य से होता है जो कि एक निश्चित नियम या सिद्धांत पर आधारित होती है। जो निश्चित नियम और तर्क पर, सिद्धांत पर आधारित होती है या उससे संबंधित होती है। इन नियम और सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न प्रकार के तर्कों के
सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है और उन सूचनाओं को प्राप्त करके जो है उनके आधार पर छात्रों की ज्ञान की वृद्धि कराई जाती है। जैसे इसमें एक निश्चित यह हो जाता है कि जहाँ जहाँ धुआं दिख रहा है वहाँ वहाँ पे आग जरूर होगा। इनके निगनात्मक तर्क में यही है कि नियम यही होता है कि अगर आग है वहाँ पे, धुआं हमें दिख रहा है तो आग जरूर है वहाँ पे। अगर आग नहीं होती तो धुआं हमें नहीं दिखने को मिलता। यह एक तर्क वाक्य है। इसके आधार पर छात्रों का अनुभव या छात्रों द्वारा अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जैसे पहाड़ पर धुआं है तो पहाड़ पर धुआं है, बिल्कुल। धुआं कहाँ है? पहाड़ पर। तो पहाड़ पर आग होगा तभी तो धुआं होगा। पहाड़ पर ऐसे ही धुआं तो दिखने नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ आग होगा तभी तो जो है धुआं दिख रहा है। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा क्या प्रयोग करते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात की ओर। हम पहले यह चीज़ दिखाते हैं। जैसे हमने कहा आग होगी तभी धुआं होगा, तो पहले हम क्या करते हैं कि उसके नियम को बताते हैं और सिद्धांत पर लागू होता है। जब नियम होगा मतलब नियम में क्या? आग होगी तभी धुआं दिखेगा। अगर आग नहीं होती पहाड़ पर तो धुआं क्यों दिखता? तो हम पहले अज्ञात से तब ज्ञात की ओर चलते हैं। यह सरल से कठिन की ओर और कठिन से सरल की ओर। मतलब ये हमारे एक शिक्षण प्रक्रिया में भी रखा गया है। इसके माध्यम से जो है बच्चों में उनकी बुद्धि की और उनके ज्ञान की वृद्धि करने में ये हमारी विशेष तौर पर सहायता प्रदान करती है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, इसमें यह नियम और सिद्धांत चलता है। अब हमारा आता है आगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क में क्या है? इस तर्क के अंतर्गत सर्वप्रथम अनेक उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अनेक प्रकार के जो है उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिनके आधार पर छात्र एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने में प्रयास करता है। इस विधि में क्या प्रयोग करते हैं? विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। कैसे चलते हैं? विशिष्ट से सामान्य की ओर, यह विधि इसमें चलती है अंगनात्मक तर्क में। इसमें क्या है? जैसे हम कोई उदाहरण देते हैं, इसमें उदाहरण ले लीजिए। चिड़िया की मृत्यु निश्चित है। अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु क्या है? निश्चित होगा। ये सत्य है कि उसकी मृत्यु निश्चित होगा। तो इसमें क्या है कि जो राम की मृत्यु हो गई तो राम की मृत्यु तो हो गई, जन्म हुआ था तो मृत्यु होना ही था। तो विशिष्टता यही है इसकी कि राम का मृत्यु हो गया। और मृत्यु क्या है? जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु क्या होती है? निश्चित ही होती है। ये सत्य है और निश्चित भी है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु होगी। ये विशिष्टता को दर्शाता है। और भी सारे तर्क हैं। जैसे हमने बताया निगनात्मक तर्क और आगमनात्मक तर्क, ये विशेष रूप से तर्क को पूछा जाता है, ऐसे तर्क को। और तर्क में हम बता देते हैं कौन कौन से तर्क हैं। तीसरा है आलोचनात्मक तर्क।
आलोचनात्मक तर्क, सादृश्यवाची तर्क, सादृश्यवाची तर्क, सादृश्यवाची तर्क, औपचारिक तर्क, अनौपचारिक तर्क, अनौपचारिक तर्क, अनौपचारिक तर्क 5वां है, और 6वां हमारा है औपचारिक तर्क। औपचारिक तर्क, ये तो हमारे तर्क के प्रकार हैं। अब हम पढ़ेंगे तर्क विकास करने के तरीके। तर्क को विकसित करने के लिए बच्चों में क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो उन तरीकों को हम पढ़ेंगे। बच्चों में कैसे तर्क विकसित किया जा सकता है, उनके तर्क को कितनी वृद्धि दी जा सकती है, किन किन माध्यमों से या किन उपाय से जो है बच्चों में तर्क करने की क्षमता को विकसित कर सकते हैं। तर्क विकसित या तर्क विकास के तरीके, तर्क विकास के तरीके शिक्षा में तर्क का प्रयोग वैज्ञानिकों दृष्टिकोण के विकास के लिए किया जाता है। इसमें जो निष्कर्ष ज्ञात होता है वह जन सामान्य के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। इसमें व्यक्ति के जैसे एक मनोवैज्ञानिक थे जी स्टैनले ग्रे ने लिखा है कि आगमनात्मक, आगमन, निगमन तर्क, ये सारी तर्क छात्रों में विकसित किया जा सकता है। तो सबसे पहला है दृढ़ निश्चय, स्वाभाविकता। पहला क्या है? दृढ़ निश्चय, दूसरा है स्वाभाविकता, तो दृढ़ निश्चय और स्वाभाविकता का विकास। इसमें क्या होता है, शिक्षक को बालकों में तर्क के विकास के लिए एक दृढ़ निश्चय करना चाहिए। जैसे हम किसी बालक या छात्र को कक्षा में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या में नवीन या पूर्व अनुभवों के आधार पर यह निश्चय करते हैं कि बच्चे उस समस्या का समाधान करने में तर्क का उपयोग करें। और तर्क एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अगर इसमें बच्चों में ये विकसित होने लगता है तो इस क्षमता को देखा जाता है। तो तर्क का जो है विशेष रूप से बच्चों में प्रयोग कराना चाहिए। और स्वाभाविकता का विकास, स्वाभाविकता का विकास, इसमें है बालकों को तर्क की प्रेरणा आपसी बातचीत से मिलती है। देखिए बच्चों में क्या होता है, जहाँ समूह होती है, जहाँ 4-5 बच्चे 10 बच्चे होते हैं, उनमें क्या होती है कि आपस की बातचीत से उन्हें क्या होती है कि खुद से प्रेरणा प्राप्त होती है। अब परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर जब विचार विमर्श करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं बालकों के साथ भी उन्हें किसी भी समस्या के प्रति
विचार और विमर्श करना चाहिए, उनका भी राय जानना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर उन्हें जो है बच्चों में ये सहभागिता उन्हें दिया जाता है और वो अपनी राय देते हैं, तो उसमें धीरे धीरे स्वाभाविकता का भी विकास होने लगता है। फिर आता है क्रमागत ज्ञान। इसमें तीसरा चरण हमारा क्या है? क्रमागत ज्ञान। क्रमागत ज्ञान हो गया। ये भी इसमें तर्क विधि विभिन्न चरणों पर आधारित है। बालकों को क्रमबद्ध तरीके से इसका जो है अपनी राय देते समय या उनकी राय लेते समय उनमें यह ताकि वह चरणों का सही तरीके से उपयोग कर सकें और उसमें जो विभिन्न ज्ञान है उसका भी सही ढंग से जो है उनको प्रेरित कर सके, जिससे कि उनमें तर्क का विकास सही ढंग से हो पाएगा। हमारा चौथा है जो है सूझ शक्ति का प्रयोग। इसमें सूझ शक्ति का प्रयोग भी करना चाहिए। पांचवा हमारा है चौथा है सूझ शक्ति का प्रयोग। चिंतन एवं तर्क सूझ शक्ति और पूर्वानुभवों पर आधारित होती है, निर्भर होती है। हमें सूझ एवं पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभवों का सही प्रयोग बालकों में सिखाना चाहिए। जैसे बालक है, किसी तर्क को किसी समस्या को दे दिया जाता है तो उसमें सूझ शक्ति का प्रयोग विशेष रूप से उसे कराना चाहिए और पूर्व अनुभवों का भी उन्हें विश्लेषण कराना चाहिए, जिससे कि छात्र में यह सूझ शक्ति का प्रयोग सही ढंग से हो पाए। ये तो आपका तर्क था। कल्पना चिंतन तर्क के बारे में हमने बता दिया। यहीं से आपका जो है ये टॉपिक समाप्त होता है। कैसा तर्क लगा, ये तर्क के बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।